Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series called Daily Current Affairs Quiz. In this series, we'll cover the day's current affairs through a set of 10 MCQs. यानी कि आज के दिन के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो हम 10 MCQs के थ्रू कवर करेंगे. Now, this series is very important for all of you preparing for civil services examination. अगर आपने आज का अखबार पढ़ा है या आपने आज का अखबार पढ़ना मिस कर दिया है, आप दोनों सेट ऑफ पीपल के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अखबार अगर आज का पढ़ लिया है आपने तो रिवाइज हो जाएगा प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी. अगर नहीं पढ़ा है तो आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, राइट? साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सो मेक दिस सीरीज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. Every day you will receive a lecture like this at 5 PM. So make this a part of your daily routine. Alright? तो आज के जो हमारे करंट अफेयर्स थे, let's discuss those current affairs through a set of 10 MCQs. Let's start with question number 1. Alright? Consider the following statements regarding India's forex reserve. ये न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि पिछले हफ्ते हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है. कई महीनों से हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता जा रहा था, पर पिछले हफ्ते हमारे फॉरेक्स रिजर्व ने इंप्रूवमेंट दिखाई है, बढ़ा है, इसलिए न्यूज में था. Now, India's forex reserve. It is denominated in US dollars. Foreign currency assets make the largest component of India's forex reserve. Okay. Reserve tranche position is also component of India's forex reserve. Which of the above statements is are correct? 1 and 2 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. All right. Now, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ या इट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स. ठीक है. इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करें तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉरेन करेंसी एसेट्स, यानी कि इंडिया के पास कुछ डॉलर्स पड़े हैं, पाउंड पड़े हैं, यूरो पड़े हैं, येन पड़े हैं. जो भी फॉरेन करेंसीज इंडिया के पास पड़ी हुई हैं वो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं. एंड लेट मी टेल यू, द डोमिनेंट चंक ऑफ योर फॉरेक्स रिजर्व इज मेड अप ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स. यानी कि इंडिया के पास अगर 530 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं तो उसमें से 470 बिलियन डॉलर्स, तो 480 बिलियन डॉलर्स आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स के होंगे, राइट? जो करेंसीज हैं दूसरे देशों की. देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज गोल्ड. तो जो गोल्ड भी आरबीआई के पास पड़ा हुआ है वो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट होता है. याद रहे, फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरबीआई की. देन थर्ड कंपोनेंट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. अब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होते हैं ये एक आधे घंटे का अलग से लेक्चर है. बस आपको यह ध्यान रखना है कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आर दोज फॉरेन करेंसी एसेट्स या दोज इंटरनेशनल एसेट्स दैट इंडिया कीप्स विद आईएमएफ, या इंडिया आईएमएफ का जो लेना देना है वो एसडीआरस में होता है. आईएमएफ तो आप सबको पता ही होगा, राइट? सो एसडीआरस आर अ पार्ट ऑफ योर फॉरेक्स रिजर्व. एंड फोर्थ इज रिजर्व ट्रांच पोजीशन. इसका भी लेना देना आईएमएफ से ही. तो हमेशा याद रखना ये 4 चीजें ही मिलके बनाती हैं फॉरेक्स रिजर्व, बट सबसे ज्यादा डोमिनेंट कंपोनेंट फॉरेन करेंसी एसेट्स का है. ठीक है. अब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है ये हम किस में डिनोमिनेट करते हैं, यानी कि किस यूनिट में एक्सप्लेन करते हैं या प्रेजेंट करते हैं. तो याद रखना, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर. यानी कि कभी भी कोई भी पूछेगा कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है तो इंडिया डॉलर्स में बताएगा, रुपीज में नहीं बताएगा. ठीक है. सो फॉरेक्स रिजर्व्स ये 4 चीजों का है एंड इट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स. तो इसीलिए पहली स्टेटमेंट करेक्ट है. फॉरेन करेंसी एसेट्स मेक द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व, बिल्कुल सही. और रिजर्व ट्रांच पोजीशन इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व, हमने देख ही लिया है, ये भी सही है. ठीक है. तो इसीलिए द आंसर इज डी. ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा बात चल रही है कि इंडिया का रूपी डेप्रिशिएट करता जा रहा है और दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी करेंसीज हैं सब डेप्रिशिएट करती जा रही है डॉलर के मुकाबले. दैट मींस डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, इट इज बिकमिंग स्ट्रांग डे बाय डे. नाउ डॉलर की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लेते हैं, या डॉलर की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम वी मेक यूज ऑफ यूएस डॉलर इंडेक्स. तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जिससे हम डॉलर की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं. ठीक है. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Consider the following statements regarding US dollar index. Number 1,
it measures the strength of greenback against 6 major currencies of the world. Now, greenback is another name for US dollar. US डॉलर को ही हम ग्रीनबैक कहते हैं, याद रखना बस. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ दिस इंडेक्स मींस दैट द यूएस डॉलर इज वीकनिंग. अगर इस इंडेक्स की नंबर इंक्रीज हो रहा है तो यूएस डॉलर वीकन हो रहा है. ये स्टेटमेंट है. नाउ व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नाइदर. नाउ देखो, डॉलर की स्ट्रेंथ अगर हमें ग्लोबली मेजर करनी है तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंडेक्सेस होने चाहिए. उसमें से एक इंडेक्स है यूएस डॉलर इंडेक्स. नाउ यूएस डॉलर इंडेक्स में आप डॉलर की परफॉर्मेंस या स्ट्रेंथ मेजर करते हो अगेंस्ट 6 मेजर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अब वो 6 मेजर करेंसीज कौन सी हैं वो ध्यान से सुन लो, मैं आपको बता देता हूं. एक तो है आपका यूरो, यूरोपियन यूरो. ठीक है, दूसरा है आपका ब्रिटिश पाउंड. तीसरा है आपका, जो जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं करते, कैनेडियन डॉलर. और ये याद रखना है क्योंकि इस बार यूएस डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो चांसेस हैं पूछ ले आपसे. कैनेडियन डॉलर. नेक्स्ट इज जापानीज येन. नेक्स्ट इज स्वीडिश, स्वीडन की करेंसी है, स्वीडिश क्रोनर. ठीक है, एंड लास्ट इज स्विस, स्विट्जरलैंड की करेंसी है फ्रैंक, स्विस फ्रैंक. ठीक है, ये 6 के 6 आपने याद रखने हैं. अगेंस्ट दी 6 करेंसीज आप डॉलर की परफॉर्मेंस मेजर करते हो, और वो इंडेक्स जिसके थ्रू आप डॉलर की परफॉर्मेंस मेजर करते हो अगेंस्ट दी 6 करेंसीज इज नोन एज यूएस डॉलर इंडेक्स. अभी करंटली यूएस डॉलर इंडेक्स की वैल्यू चल रही है 112, which means US dollar is pretty strong. अगर ये 112 से 100 हो जाती है, that means dollar is weakening, डॉलर वीक होता जा रहा है. ठीक है, और अगर ये 112 से 120 चली जाती है तो डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग. तो अगर आप यूएस डॉलर इंडेक्स का नंबर बढ़ा दोगे तो दैट मींस डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग नहीं. ठीक है, सो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. द आंसर इज ओनली 1. Alright, चलो next question. Question number 3. Consider the following statements with respect to the office of governor in India. Now, ध्यान से सुनना. आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता है head of our country, head of India is president. Head of a particular state is de jure head, is governor. ठीक है, सो गवर्नर के ऑफिस को लेके काफी डिबेट चल रही है. न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आया, खासकर इंडियन एक्सप्रेस में, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं. The governor of a state holds office during the pleasure of the president as per the Indian Constitution. Okay. Governor of a state has no discretionary powers and is only bound by the aid and advice of the Council of Ministers of a state. Okay. The president has to give reasons for removal of his pleasure. Ye pleasure of the president in favor of any governor of a state. Which of the above statements are incorrect? यहाँ पे incorrect पूछा हुआ. Now ध्यान से सुनना. देखो, वैसे तो आपको पता ही होगा, किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होगा ना, उसे अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट किस पे चलता है? एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, नॉनदलेस प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी भी गवर्नर को. टिपिकली एक गवर्नर का जो टर्म होता है वो होता है 5 इयर्स का, बट उसे प्रेसिडेंट कभी भी डिसमिस कर सकता है. 5 साल से पहले डिसमिस कर सकता है और 5 साल के बाद दोबारा ही उसी जगह का गवर्नर बना सकता है. यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट होल्ड्स द ऑफिस until the pleasure of the president, till the pleasure of the president. यानी कि प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को निकाल सकता है. ये प्रेसिडेंट की कंप्लीट डिस्क्रेशन है. क्लियर? सो गवर्नर होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. हाँ, अगर प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टिपिकल टर्म 5 साल का. So governor of a state holds office during the pleasure of the president as per the Indian Constitution. Absolutely correct. ठीक है. Now गवर्नर की पावर्स की अगर हम बात करें तो टिपिकली क्लियर कट आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. यानी कि किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल एड एंड एडवाइस करेंगे उस स्टेट के गवर्नर को, और गवर्नर को वो बात माननी पड़ेगी. बट आर्टिकल 163 में क्लियर कट लिखा हुआ है
कि कुछ एरियाज हैं ऐसे, कुछ इश्यूज हैं ऐसे जिसमें गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ही कैन टेक एनी डिसीजन इन हिज डिस्क्रेशन। तो कुछ एरियाज हैं जहां पे गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, ही इज नॉट बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मेजॉरिटी चीजों में ही इज बाउंड, बट कुछ एरियाज हैं जिसमें ही इज नॉट बाउंड। So governor of a state has no discretionary powers? No, he has some discretionary powers. So this is false. Now, recently ना ये मुद्दा चैलेंज हुआ था, बहुत ज्यादा चैलेंज हुआ था कि ना प्रेसिडेंट का हमारे कंट्री में होता क्या था कि सेंटर में जो भी गवर्नमेंट आती थी ना, सेंटर में वो अपने ही लोगों को सारी स्टेट्स के गवर्नर्स लगा देती थी। जैसे कि सेंटर में अगर बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार है, तो राजस्थान में जो पहले गवर्नर होगा उसे बीजेपी निकाल देगी और अपने ही इंसान को राजस्थान का गवर्नर बना के बिठा देगी, जिससे कई बार गवर्नर जो बीजेपी का आदमी है, टेक्निकली नहीं होना चाहिए पर जनरली ऐसा होता है, और राजस्थान की जो सरकार है कांग्रेस की, उनके बीच में टिफ रहता है। और प्रेसिडेंट कभी भी गवर्नर को निकाल देता था, गवर्नर को लगा देता था। अपनी गवर्नमेंट आती थी सेंटर में तो पुराने गवर्नर्स निकाल दिए, नए गवर्नर्स डाल दिए। नाउ इस प्रॉब्लम को चैलेंज किया गया राजस्थान हाई कोर्ट में। ठीक है, एक केस है जो आपको याद रखना है, सूर्य नारायण चौधरी केस। सूर्य नारायण चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये राजस्थान हाई कोर्ट में केस गया था। और सूर्य नारायण चौधरी ने ये कहा था कि ऐसे ही सेंटर प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट के गवर्नर को नहीं निकाल सकता। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये थोड़ी प्रेसिडेंट जब मन चाहे निकाल दिया, जब मन चाहे नहीं निकाला। पर सूर्य नारायण चौधरी केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने क्लियर कट ये कह दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन साफ है कि द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसलिए प्रेसिडेंट जब चाहे निकाल सकता है गवर्नर को। और ये चीज जस्टिशिएबल नहीं है कि गवर्नर अपना केस कोर्ट में लेके नहीं जा सकता कि मुझे क्यों निकाला, मुझे रीजंस भी नहीं बताए। ये केस हुआ था 1981 में। ठीक है, फिर इस मुद्दे पे ये केसेस आपको याद रखने हैं। इस मुद्दे को दोबारा चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में इन 2010, जिसे हम कहते हैं बीपी सिंघल केस, बीपी सिंघल अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ बीपी सिंघल केस में बीपी सिंघल ने कहा था, अगेन इस मुद्दे को दोबारा उठाया था सुप्रीम कोर्ट में, कि आप गवर्नर को जब चाहे नहीं निकाल सकते। अब 2010 में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी के गवर्नर्स निकाले जा रहे थे। ठीक है, तो अब जब मन बीजेपी के ही थे बीपी सिंघल भी, तो अब जब मन चाहा आप अपने लॉयलिस्ट बिठाई जा रहे हो और दूसरी पार्टी के गवर्नर्स निकाली जा रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये मुद्दा उठाया बीपी सिंघल केस ने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ये एब्सोल्यूट है, प्रेसिडेंट की मर्जी चलेगी, वो गवर्नर को रखना चाहता है रखे, नहीं रखना चाहता नहीं रखे। तो बीपी सिंघल केस ने ये फिर आर्गुमेंट दिया कि चलो प्रेसिडेंट जब मन चाहे हटा सकता है, पर अपने रीजंस तो दे, कुछ रीजंस तो देने बनते हैं कि हम क्यों हटा रहे हैं। ये थोड़ी है हमारा बंदा नहीं आपने हटा दिया, तो रीजंस तो देने बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव एनी रीजंस फॉर डिसमिसल ऑफ एनी गवर्नर। तो प्रेसिडेंट की एब्सोल्यूट पावर है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये एडवाइजरी दे दी थी कि जो जिस वजह से आप गवर्नर को निकाल रहे हो वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, बट रीजंस देने की जरूरत नहीं है। सो द प्रेसिडेंट हैज टू गिव रीजंस फॉर रिमूवल। बिल्कुल गलत है। नाउ आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, सो 2 and 3 आर इनकरेक्ट, 1 is correct. ठीक है, B आंसर। Alright, next question. Consider the following statements regarding Mission Life launched by PM Narendra Modi. Now PM Narendra Modi ने और UN Secretary General एंटोनियो गुतेरेस ने ये लॉन्च किया था मिशन लाइफ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। It aims at mitigating climate change by altering individual behavior and consumption patterns. It offers a platform to promote supply-side interventions against climate change on the international stage. Which of the above statements are correct? Now, 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एंटोनियो गुतेरेस, जो आपके यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने निकाला था मिशन लाइफ। लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। Now under this,
बात ये कही जा रही है कि देखो क्लाइमेट चेंज को अगर रोकना है ना तो लोगों को भी अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। हम सारे लोग कंफर्ट के इतने आदी हो चुके हैं कि हम धड़ल्ले से वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, धड़ल्ले से एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं हम सब, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम सबको अपना लाइफस्टाइल ऐसे ऑल्टर करना पड़ेगा कि हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें, कम से कम पोल्यूशन करें और कम से कम ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करें। कहा यह जाता है कि एक यूएसए की सिटीजन की तरह अगर सारी दुनिया वही लाइफस्टाइल अपनाने लग जाए, जैसे यूएसए के लोगों का लाइफस्टाइल है, अगर सारी दुनिया का वैसे लाइफस्टाइल हो जाए तो 5 अर्थ लगेगी, 5 अर्थ लगेंगी उस लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए। अमेरिकन्स बहुत वेस्ट जनरेट करते हैं, बहुत ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल को अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे कि वो क्लाइमेट चेंज को लेके सेंसिटिव हो। जैसे कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आपको 4 गाड़ियों की जरूरत नहीं है, 1 या 2 गाड़ियां बहुत हैं, ठीक है। नहीं तो आप कहीं अगर आप जा रहे हो अपने काम पे और आपका पड़ोस में भी कोई इंसान है जो रहता है, जो सेम कंपनी में काम करता है, तो आप दोनों एक ही गाड़ी लेके जाओ, क्यों 2 गाड़ियां लेके जा रहे हैं? ऐसे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। नाउ इट एम्स एट मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज बाय ऑल्टरिंग इंडिविजुअल बिहेवियर एंड कंजम्पशन पैटर्न। बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल्स अपना चेंजेस लाएंगे लाइफस्टाइल में तो डिमांड फॉर मोर वेस्ट या डिमांड फॉर एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। पेट्रोल की डिमांड नहीं कम हो जाएगी अगर हम कार पूलिंग करनी शुरू कर दें। तो डिमांड साइड पे अगर सारे इंडिविजुअल्स अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें तो डिमांड फॉर ग्रीन हाउस गैसेज रहेगी, तो ग्रीन हाउस गैसेज की सप्लाई नहीं रहेगी, एमिशन नहीं रहेगी। सो इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सप्लाई साइड नहीं, डिमांड साइड। अगर हम ही लोग ऐसा अपना लाइफस्टाइल कर लें कि हमें ज्यादा एनर्जी ही नहीं चाहिए, जिस रूम से निकलते हैं वहां लाइट बंद करके निकलते हैं, अगर ऐसा लाइफस्टाइल हम कर लेते हैं तो एनर्जी की डिमांड ही नहीं रहेगी। तो डिमांड साइड इश्यूज को सॉल्व करेगा, सप्लाई साइड नहीं। इसीलिए इसका आंसर है ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The closest black hole to Earth is called Gaia BH1 and was discovered recently by International Gemini Observatory in Hawaii. Okay, it is a stellar black hole that lies 1600 light years from Earth and is 10 times as big as Sun. It lies in Gemini constellation. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट। Now, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल जेमिनाई ऑब्जर्वेटरी ने एक ब्लैक होल डिस्कवर करा है जो अर्थ के सबसे पास है, यानी कि अभी तक जितने भी ब्लैक होल्स डिस्कवर हो चुके हैं उसमें अर्थ के सबसे पास ये वाला ब्लैक होल है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा ब्लैक होल है विच इज अ स्टेलर ब्लैक होल। अभी मैं बताऊंगा कौन से डिफरेंट टाइप्स के ब्लैक होल होते हैं, बट ये जो ब्लैक होल डिस्कवर किया गया है ये डिस्कवर करा इंटरनेशनल जेमिनाई ऑब्जर्वेटरी इन हवाई ने, एंड दिस ब्लैक होल इज 1600 लाइट ईयर्स अवे। यानी कि ये इतना दूर है कि अर्थ से इस ब्लैक होल तक अगर लाइट को ट्रैवल करना है तो कम से कम 1600 साल लग जाएंगे, राइट। बट बाकी ब्लैक होल्स तो इससे भी दूर है। क्लियर, मेक सेंस। चलो, अब ये जो ब्लैक होल मिला है ये 10 टाइम्स द मास ऑफ सन है, 1600 लाइट ईयर्स अवे है। इसे ढूंढा इंटरनेशनल जेमिनाई ऑब्जर्वेटरी ने और इसका नाम भी गाया BH1 है। बट ये जो ब्लैक होल है ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स में लाई करता है। उस कॉन्स्टलेशन का नाम क्या है? Ophiuchus. It's difficult to pronounce, but Ophiuchus, Ophiuchus, कुछ भी आप कह सकते हो। ये है कॉन्स्टलेशन का नाम। जेमिनाई कॉन्स्टलेशन नहीं है, लियो, जेमिनाई, वर्गो कॉन्स्टलेशन में नहीं मिला है, ऑफियोचस कॉन्स्टलेशन में है ये ब्लैक होल, ठीक है। नाउ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि जो ब्लैक होल्स होते हैं ना बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके स्टेलर ब्लैक होल्स। इन्हें स्टेलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो ब्लैक होल्स हैं कि जब स्टार खत्म हो जाता है ना, स्टार खत्म हो जाता है, स्टार में फ्यूल, किसी भी स्टार में, तो इट कोलैप्सेस अपॉन इटसेल्फ। तो जैसे ही वो स्टार डिस्ट्रॉय हो जाता है, व्हेन अ स्टार डाइज, तो इट कोलैप्सेस अपॉन इटसेल्फ एंड क्रिएट्स अ ब्लैक होल। उन्हें हम स्टेलर ब्लैक होल्स कहते हैं। स्टेलर स्टैंड्स फॉर स्टार्स ओनली, ठीक है। तो इनका जनरली मास होता है 10 to the power 1 to, या आप ऐसे कह सकते हो 1 to 10 to the power 2 सोलर मासेस।
सोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 सोलर मास इज द मास ऑफ सन, 2 सोलर मास इज ट्वाइस द मास ऑफ सन, है ना? सो 1 to 100 सोलर मासेस तक स्टेलर ब्लैक होल का साइज होता है। दूसरे होते हैं आपके इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स की खास बात यह है कि किसी को अभी तक पता ही नहीं है ये बनते कैसे हैं, और ये स्टेलर से थोड़े बड़े होते हैं। इनका मास होता है 10 to the power 2 to 10 to the power 5 सोलर मासेस, ठीक है। तीसरे आपके होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स वो ब्लैक होल्स हैं जो जनरली गैलेक्सीज के सेंटर में, हमारी गैलेक्सी है ना मिल्की वे, उसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बहुत ही बड़े ब्लैक होल्स हैं जो गैलेक्सीज के सेंटर में है, और ये भी अभी तक नहीं पता चल पाया कि ये बनते कैसे हैं। इनका मास होता है 10 to the power 5 to 10 to the power 9 सोलर मासेस। और एक चौथी कैटेगरी है मिनिएचर ब्लैक होल्स। ये बहुत ही छोटे ब्लैक होल्स होते हैं, यानी कि जिनका मास हो सकता है एक टेबल जितना, एक चेयर जितना, बहुत ही छोटे ब्लैक होल्स हैं। और ये ना बस अभी तक स्पेक्युलेटिव ब्लैक होल्स हैं, मतलब किसी ने अभी तक ढूंढा नहीं है मिनिएचर ब्लैक होल, बस थियोराइज किया है कि यूनिवर्स में ऐसे छोटे छोटे ब्लैक होल्स भी एग्जिस्ट करते होंगे। तो ये 4 टाइप्स के ब्लैक होल्स होते हैं। मिल्की वे के सेंटर में है सुपर मैसिव ब्लैक होल, और अभी जो मिला है गाया BH1 वो स्टेलर है। नाउ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 इज फॉल्स बिकॉज जेमिनी कॉन्स्टेलेशन में नहीं मिला है। आंसर इज ए। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पिरारूका फिश इज मेजरली फाउंड इन विच रिवर? Amazon, Indus, Yangtze, नाइल, ठीक है। नाउ अभी रिसेंटली पिरारूका फिश न्यूज में थी, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में इस पे आर्टिकल आया है। पिरारूका फिश आपके Amazon रिवर में वो फिश है जिसकी वजह से Amazon रेन फॉरेस्ट काफी हद तक बचे हुए हैं। ये Amazon रेन फॉरेस्ट के इकोसिस्टम का वो इंपॉर्टेंट एनिमल है जिसने अपने ही प्रैक्टिसेस से, अपने ही मतलब जो भी इसका वो है लाइफस्टाइल है इस फिश का, जो भी इसका नीश है, उसके चक्कर में Amazon रेन फॉरेस्ट आज तक बचे हुए हैं। तो कुछ बायोडाइवर्सिटी ऐसी है, कुछ एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे हैं जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। तो अभी रिसेंटली बात ये चल रही है कि पिरारूका फिश को और ज्यादा कल्टीवेट किया जाए, ब्रीड किया जाए, जिससे Amazon रेन फॉरेस्ट को बचाया जा सके। बिकॉज वी ऑल नो दैट Amazon रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये इतने ज्यादा डेंस रेन फॉरेस्ट हैं जो आपको पता है ना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो ये रेन फॉरेस्ट इतने ज्यादा डेंस हैं कि इनके थ्रू ही 20% आपकी जो पूरी दुनिया में ऑक्सीजन है वो 20% प्रोड्यूस हो रही है Amazon रेन फॉरेस्ट से, राइट? और हम जानते हैं Amazon ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीने के लिए। तो 20% ऑक्सीजन इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय Amazon रेन फॉरेस्ट, हेंस दे आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। इसीलिए इसको बचाना पूरे वर्ल्ड की प्रायोरिटी हो जाती है, राइट? ये सारा मुद्दा चल रहा था। तो पिरारूका फिश इज मेजरली फाउंड इन Amazon रिवर। इंडस रिवर आपको पता है ज्यादातर सिंगी खंबा से निकलती है, तिब्बत में, इंडिया के जम्मू कश्मीर रीजन से निकलती है, फिर पाकिस्तान में मोस्टली फ्लो करती है। यांगजी रिवर आपके चाइना में है, नाइल रिवर आपके अफ्रीका में है, जो इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी में एक डेल्टा बनाती है, राइट? सो इसका आंसर तो ए है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Consider the following statements regarding food price index. Now, food price index नाम से ही पता चलता है ये फूड के प्राइसेस को ट्रैक करता है। Now, it is released by Food and Agricultural Organization. बिल्कुल सही, ये इंटरनेशनल फूड प्राइस इंडेक्स है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही। It measures changes for a basket of cereals, oil seeds, dairy products, meat and sugar only. बिल्कुल सही। बेस पीरियड, आप जानते हो ना सारे इंडेक्सेस के लिए एक बेस ईयर होता है। बेस पीरियड फॉर कंपेयरिंग द फूड प्राइसेस 2014-16 एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तीनों करेक्ट हैं, आंसर इसका डी है। और ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी गया तो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन पे वो खेलेंगे ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 8। Consider the following statements regarding Biological Weapons Convention. Biological Weapons Convention वो कन्वेंशन है जिससे हम
पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल वेपन्स की प्रोडक्शन और उनके यूज को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल वेपन्स के थ्रू बहुत ज्यादा देशों में तबाही मचाई जा सकती है, और कहीं ये बायोलॉजिकल वेपन्स टेररिस्ट के हाथ लग जाएं तो और ज्यादा तबाही हो सकती है। इसीलिए 1972 में बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर ये कन्वेंशन बनाई और उस पर साइन किए, और इस रिजीम के तहत जितने भी इसके सिग्नेटरीज हैं सब ने कहा कि हम अपनी कंट्रीज में कंट्रोल करेंगे बायोलॉजिकल वेपन्स को, इनकी प्रोडक्शन को और इनका अनऑथराइज्ड यूज को रोकेंगे। राइट नाउ 1972 में इस ट्रीटी को स्टार्ट किया गया, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 मार्च 1975। बिल्कुल सही। It was the first multilateral disarmament treaty banning an entire category of weapons of mass destruction. WMD का मतलब है weapons of mass destruction. तो बायोलॉजिकल वेपन से आप मास डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। जैसे कुछ केमिकल वेपन्स हैं जिनसे आप मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, सेरीन, साइक्लोसेरीन, वैसे ही कुछ बायोलॉजिकल वेपन्स हैं जिससे आप जिससे आप मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। हेंस बायोलॉजिकल वेपन्स आर आल्सो नोन एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन। बिल्कुल गलत। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन। आंसर इज ए। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। ये न्यूज में आई थी कुछ ट्राइब्स, तो ये कौन सी स्टेट की है? पड्डारी, कोली, गड्डा, ब्राह्मण ट्राइब बिलोंग टू विच स्टेट? JNK, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड। नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें अगर आप तुक्का लगाओगे तो कुछ आंध्र प्रदेश टाइप स्टेट में आप पहुंच जाओगे या नागालैंड चले जाओगे। ब्लाइंड तुक्का लगाओगे। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लॉजिक से हल ही नहीं हो सकते, या तो आपको आंसर पता है या नहीं पता है। ठीक है, खैर अब आपको आंसर पता होगा। पड्डारी, कोली और गड्डा ब्राह्मण ट्राइब आपकी JNK की है। ठीक है, याद रखना, बस ये फैक्ट है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह एक्सप्लेनेशन नहीं है। खैर, लास्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निवेशक दीदी। नाउ इट इज लॉन्च्ड बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, this initiative has been started to promote financial literacy by the women for the women. Choose the correct, incorrect statement आपको बोला है। Now निवेशक दीदी ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप पता क्या ट्राई करोगे, आप ना रूरल विमेन में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना चाहते हो कि कैसे अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना है, बैंक में डालना है, FD करानी है। इससे रूरल विमेन में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगी, प्लस उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी कि कैसे पैसे को संभालना होता है। बट रूरल वुमेन इन इंडिया जनरली देखा गया है कि आर अ लिटिल शाय, और अगर आदमी लोग उन्हें समझाने जाते हैं तो वो बात नहीं करती। इसीलिए फीमेल्स ही जाएंगी रूरल वुमेन के पास और उन्हें ये फाइनेंशियल लिटरेसी देंगी। इसीलिए जो फीमेल जाएगी उसको नाम आपने दे दिया निवेशक दीदी। दीदी कहते हैं ना हमारे कंट्री में, तो निवेशक दीदी वो दीदी होंगी जो रूरल वुमेन के पास जाएंगी और उन्हें निवेश करना, इन्वेस्ट करना, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने जाएंगे। राइट, सो ये स्टार्ट करा था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। बिल्कुल सही, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, उसके कोलैबोरेशन में। तो ये है, दिस इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन। लेडीज ही खुद लेडीज को समझाएंगे। राइट, तो ये भी करेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ, सो नाइदर ऑफ देम आर इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट। All right, and with that we conclude today's lecture. Thank you so much for watching and I hope it added some value to your preparation. Now, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो please feel free to ask us any doubt. We'll be happy to entertain them all. All right then. That's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.